हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक लिया था वो था कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड इज बेस्ड ऑन थ्योरम। ओके, हमने ये इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पहले मैथमेटिकली फॉर्म समझा देती हूँ, आफ्टर देन हम इसको डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज द जेड? जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस करके हम देख चुके हैं कि व्हाट इज द जेड एंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करते हैं, ओके, जो जेड है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मीन्स जो हमारा जेड है उसे हम x प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। r क्या है? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल पार्ट है। और आयोटा के साथ ये वाला पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को किसी प्लेन में हमें शो करना है तो हमें नॉर्मल प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए हमें कौन सा प्लेन चाहिए होगा? एक कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए होगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये वाला पार्ट होगा आपका रियल पार्ट और ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ आप रियल नंबर्स को पुट करोगे, यहाँ इमेजिनरी नंबर्स को पुट करोगे, और जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका प्लेन बनेगा वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। और जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसे हम आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने बता दिया कि जेड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें देखना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम फंक्शन कर दे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम फंक्शन में यूज करें तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तरह से हम लेट करें तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया u प्लस आयोटा v से। हमेशा याद रखना, जब भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो W बराबर एफ जेड, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एंड W बराबर यू प्लस आयोटा वी ही लिखेंगे। तो जो W है वो क्या है? u प्लस आयोटा वी, वेयर u और v बिलोंग्स टू r। ये हमारा कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। मीन्स W बराबर एफ जेड, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है? u प्लस। तो हम यहाँ से देखेंगे जो जेड W है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? u प्लस आयोटा v से रिप्रेजेंट किया f। और जो हमारा जेड है वो क्या है? x प्लस आयोटा y है। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि z की वैल्यू क्या होती है और w की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ से हमें एक जो यहाँ से हम देखते हैं जो u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y के फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स x y पे डिपेंड कर रहा है। कौन? u मीन्स रियल पार्ट। और v भी किस पे डिपेंड कर रहा है? x और y पे। जैसे हम x और y की वैल्यूज को चेंज करते हैं, u और v की वैल्यू भी क्या होंगी? चेंज होंगी। तो u प्लस आयोटा v किसका फंक्शन हो गया? x और y का। इसे हम एक बड़े रूप में, ये हमारा कौन सा हो गया? शॉर्ट फॉर्म। अब इसका हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो उसको लिखेंगे u किस पे डिपेंड है? एक्स वाई पे डिपेंड है। और आयोटा v है जो भी किस पे डिपेंड है? x कॉमा वाई पर डिपेंड है। जब w बराबर u प्लस आयोटा v,
u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, और जो v है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। जब w x और y का फंक्शन है, ठीक है, अब आगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्या लिखेंगे, w बराबर एफ जेड, और अगर w को लिखना हो तो u x कॉमा वाई प्लस आयोटा v x कॉमा वाई। ओके, यहाँ से हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमने फुल फॉर्म में लिख दिया कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एग्जैक्टली उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जेड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने x प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका फंक्शन x प्लस आयोटा वाई का फंक्शन क्या है, w है। जब x प्लस आयोटा वाई का फंक्शन w है और w को किससे रिप्रेजेंट किया, u और v से रिप्रेजेंट किया, u भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के फंक्शन पर, v भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के फंक्शन पर। तो मैंने इस फॉर्म को इस टाइप से लिख दिया, u एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कॉमा वाई, w बराबर एफ जेड, और एफ जेड की जगह हमने ये फुल फॉर्म लिख दी। नेक्स्ट टाइम जब भी हम थ्योरम यूज करेंगे तो वहां हमें w की वैल्यू लिखनी होगी तो हम ये फुल फॉर्म यूज करेंगे, और जहां हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है वहां हम क्या करेंगे, w बराबर एफ जेड। अब ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, w बराबर क्या है, एफ जेड है। तो z के जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है w की भी क्या होंगी, वैल्यूज चेंज होंगी। जब w का एक पर्टिकुलर मान हो, एक एक पर्टिकुलर मान हो तो ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। ओके, z की जब हम जैसे ही वैल्यूज चेंज करेंगे तो w की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं, यदि z के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर, जेड की जैसे 1 2 3 4 हमने कुछ भी पुट करा, ठीक है, उस पर W की एक ही वैल्यू मिले, W का जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ एक मिले, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। और यदि जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर W की भी डिफरेंट वैल्यूज मिले तो वो कौन सा फंक्शन होगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। ओके, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। बाद हम इसकी लिमिट देखेंगे, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड फंक्शन देखेंगे। आफ्टर देन सिंगल वैल्यूड फंक्शन देखने के बाद हम उसके लिमिट की बात करेंगे कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं, फिर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी जो हम 11th-12th में पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम इन सबको यहाँ क्यों रिवाइज कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, उनमें कंटिन्यूटी की भी जरूरी है, नीड है, डिफरेंशिएबिलिटी भी नीड है, एंड लिमिट भी हमें वहाँ यूज आएगी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कोई एक रीजन डी है, ठीक है, उसमें जैसे ही हम जेड वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू की हमें क्या मिलेंगी, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को सिंगल मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में, कि z के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर अगर w का डिफरेंट मान आता है तो मल्टी हो जाएगा, और अगर सिंगल मान आता है w का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की z पर तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इन ए रीजन डी। ठीक है, हमने कोई भी एक नेबरहुड ले लिया जो क्या है, डी है, उसको हमने डिफाइन कर दिया, जैसे कि लेट करो, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी क्या है, रीजन डी है। ठीक है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, इफ टू ईच वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z,
ये हम स्टार्टिंग में बता चुके थे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, हमारा जेड होता है, और जेड की ईच वैल्यू पर हमें क्या करेंगे, कैन एज्यूम, तो डब्ल्यू की क्या होगी, वन और मोर वैल्यूज मिलेंगी, तो लिखो एज्यूम देयर करस्पॉन्डेंस वन और मोर वैल्यूज। क्या लिखा है, इन ए रीजन डी इफ टू ईच वैल्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड कैन एज्यूम देयर करस्पॉन्डेंस वन और मोर वैल्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जैसे यहाँ मैं इसको W लिख रही हूँ और ब्रैकेट में से मैं आपको समझने के लिए लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। जेड भी क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, सेम उसी टाइप से W भी क्या हो जाएगा, एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, ठीक है, वन और मोर वैल्यूज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स W, वी से that W इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ओके, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मैंने मैथमेटिकली समझाया था पहले कि जेड की जब हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, ईच वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड की ईच वैल्यू है डिफरेंट वैल्यूज पर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल W है इसकी भी क्या मिलेंगे, हमें वन और मोर वैल्यूज मिलेंगी। ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा, या वी सेड टू बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यहां से क्लियर हो गया होगा कि जेड और W कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को शुरू करेंगे, कैसे उसमें वेरिएबल्स होते हैं, किस टाइप से हम उसको चेंज करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो जो उसका सेंस था वो यही था कि जो जेड की जब हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो डब्ल्यू की भी हमें क्या मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, या दूसरा ऑप्शन क्या था, जेड की डिफरेंट वैल्यूज पर डब्ल्यू की क्या मिलेंगी, सेम वैल्यू मिलेंगी। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कि व्हाट इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है कि जेड की डिफरेंट वैल्यूज पर डब्ल्यू की क्या हो, सेम वैल्यू हो, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इफ ओनली वन वैल्यू, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, डब्ल्यू की, ऑफ डब्ल्यू करस्पॉन्ड्स, किसके करस्पॉन्ड में निकाल रहे हैं हम, जेड की डिफरेंट वैल्यूज पर, टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। डब्ल्यू की तो सिर्फ एक वैल्यू हो, लेकिन जेड के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब पर डब्ल्यू की क्या हो, एक ही वैल्यू आए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कोई एग्जांपल लेके, जेड बराबर ई की पावर जेड लेट कर लेते हैं हम, ठीक है, सिर्फ ये समझने के लिए समझ लेना। यहां हमने x प्लस आयोटा वाई करा, जब तक हम x और y का मान चेंज नहीं करेंगे इसका मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये क्या है, w के इक्वल है, w बराबर e की पावर z है। हमने यहाँ से निकाला dw अपॉन dz, क्या आया, e की पावर z। हमने इसको दोबारा किया, dw
dz² क्या रहा, a की पावर z। तो जब भी हम देख रहे हैं और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करा z बराबर 1, इसमें भी z बराबर 1 और यहाँ भी z बराबर 1, तो ये तीनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब जो w की वैल्यू है वो तो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। और z की जैसे हमने वैल्यूज को क्या करेंगे, हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है इफ ओनली वन वेरिएबल ऑफ w corresponds to each value of z, we say that it is single valued function। डन। तो ये सिंगल वैल्यूड का आप लोगों का हो गया। अब हम डिफाइन करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ मैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन से पहले, जैसे कि हमने लिया w बराबर f ऑफ z, ओके, और z की वैल्यू है, और ये जो फंक्शन है ये मान लीजिए हमने मान लिया, इस फंक्शन को हम मानते हैं 0। z की वैल्यू मैंने पुट करी 1 2 3 4 कुछ भी। जब ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूंगी तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब w की वैल्यू क्या रहेगी, 0। लेकिन z की वैल्यूज क्या होती जा रही है, हमारे पास चेंज होती जा रही हैं। जब w की वैल्यूज चेंज होती जाए, जब z की वैल्यूज चेंज होने पर भी w का सेम वैल्यू मिले तो वो होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मीन्स जब हम z की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो w की वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, कैन बी, तो आप लोग इसको लिख सकते हो कंसीडर एज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैन बी, साथ साथ नोट्स लिखते रहिए, कंसीडर एज, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो लेके चल रही हूँ आपको। ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एज, इसकी थोड़ी सिंपल परिभाषा लिखते हैं एक बार हम, 1 मिनट, इसकी थोड़ी सिंपल परिभाषा लिखेंगे। इफ more values of w corresponds each value of z, we set to be multi-valued function। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर w बराबर एफ जेड होता है और जो z का फंक्शन है वो हमने मान लिया z² w इक्वल टू, ओके, z की वैल्यू 1 पुट करी तो w बराबर क्या आएगा 1, z बराबर 2 पुट करा w बराबर 4, z बराबर 3 पुट करा w बराबर 9, z बराबर 4 पुट करा w बराबर 16। तो यहाँ से हमने चेक किया, जैसे हम z की वैल्यूज को चेंज करते गए तो w की वैल्यूज भी क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। जब w की वैल्यूज भी मोर हो, ठीक है, मोर वैल्यूज ऑफ w किस पर, करस्पॉन्ड्स टू ईच वैल्यू ऑफ z, क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। अब इसको हम एक
ब्रांच से देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्री है, ओके, कोई पेड़ है, इसकी जितनी भी ब्रांच हैं इनको हमने नाम दे दिया ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच में जैसे कि हमने अभी बोला था, एक ब्रांच एक शाखा वही रहेगी, क्या उसको तुम दूसरी शाखा से बदल सकते हो क्या? नहीं, जो शाखा जहां है वो वही रहेगी। मतलब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेके जाते हैं, जो हमारा इस शाखा का मान है वो दूसरी पे जाएगा क्या? नहीं, एक शाखा अपने ही मान को बताएगी। तो यहाँ से हमने देखा जो हमारी शाखा है, जो हमारी ब्रांच है, जो इसकी वैल्यू है वो मान ली हमने 1। अब इस पे कहीं भी देख लो, चाहे आप यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, जो इस ब्रांच में, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम चलेंगे जो, तो इस ब्रांच का मान तो क्या रहेगा? समान रहेगा। मतलब जैसे भी हम z की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं लेकिन w का मान 1 मिलता है। दोबारा देखो, शाखा में अलग अलग जगह हमने देखा जो नीचे से, जड़ से जो पानी आ रहा है उनमें वो इक्वल है, जो उस शाखा को भोजन मिल रहा है नीचे पेड़ से वो भी इक्वल मिल रहा है। मतलब कि जब हमने शाखा के किसी भी हिस्से को देखा, किसी भी पार्ट को हमने काटा, उसको हमने देखा, वो पार्ट सेम ऐसा था जैसे हमने आगे वाले पार्ट को काटा। मतलब जेड की जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, ये मान लीजिए जेड के पॉइंट है और काटने पर सब जगह क्या वैल्यू आई? सेम वैल्यू आई। तो पूरे ब्रांच में वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। तो ये क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब मैं एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट इसमें लिया, एक पॉइंट इनमें, तो देखो मैंने z का मान तो सब में क्या कर दिया? चेंज कर दिया, लेकिन w का मान भी मुझे सब में क्या मिला? चेंज मिला। तो ये सब शाखाओं को, सब ब्रांच को मिला के, ठीक है, क्या बन गया? पूरा पेड़ बन गया। मतलब जब मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिए और w के अलग अलग पॉइंट्स आए तो मुझे ये सारी शाखाएं मिल चुकी थी। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि सिंगल वैल्यूड क्या होता है, मल्टी वैल्यूड क्या होता है। अब ये पूरा क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ये पूरा क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ओके। और इसकी एक ब्रांच किसको बता रही है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन को। तो एक ब्रांच किसको बताएगी? सिंगल वैल्यूड फंक्शन को। जब हम ये भी सिंगल वैल्यूड को, ये भी सिंगल वैल्यूड को, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ठीक है। तो जब सारे सिंगल वैल्यूड फंक्शन को हम कलेक्शन करते हैं, सभी जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है उनके मान को लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो मैंने आपको बिल्कुल ओपन करके समझा दिया कि सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ओके। दोबारा सुन लीजिए कि एक ही हमारे पास पेड़ है, इसकी कई सारी ब्रांच है, मैंने आपको अलग अलग ब्रांच बता दी। मैंने एक ब्रांच के एक पार्ट को काटा, उसमें हमने देखा कि वही जितना हरा वो है उतना ही हरा उसके आगे वाला भाग है, आगे वाला पार्ट है। मतलब कि उसमें जो पानी जा रहा है वो सब जगह सेम जा रहा है, लेकिन पानी पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, वैल्यूज तो चेंज होती गई ना। जब जेड की वैल्यूज चेंज कर रही हूँ लेकिन खाना पानी सब में क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो वो क्या हो जाएगा कि जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर डब्ल्यू की सेम वैल्यू, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे ब्रांच भी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि जेड का मान मैंने एक यहाँ लिया, एक ऊपर वाली उसमें लिया, तो जरूरी है कि जो जड़ के पास हिस्सा है उसमें पानी अधिक है, लेकिन जो ऊपर है उसमें इतना नहीं पहुंच पा रहा। मीन्स कि उसमें जो लेवल है उसका वो घटता हुआ गया या बढ़ता हुआ गया, वो कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यूज हमें क्या मिली? अलग अलग मिली, चेंज मिली। तो जेड की डिफरेंट वैल्यूज पर डब्ल्यू की भी क्या आ गई? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई।
जब हम सभी सिंगल वैल्यूड फंक्शन को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन मिल जाएगा। तो ये है हमारा सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड। तो हम क्या कह सकते हैं क्या यहाँ से कि जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है वो एक ब्रांच है, जबकि जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है वो एक पूरा पेड़ है। लिखो आगे। A multi-valued function can be considered as a multi-valued function, ठीक है, can be considered as a collection of single valued function, single valued function। तो मैंने अभी यही बताया कि जब सारे सिंगल वैल्यूड को आप एक साथ कलेक्ट कर लोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन में चेंज हो जाएगा। ईच मेंबर ऑफ विच, अभी बताया कि जो इसका ईच मेंबर है वो क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड ब्रांच। ओके, तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जो उसका एक पार्ट है वो क्या होगा, एक ब्रांच होगा। किसका ब्रांच होगा, हम यहाँ पे एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑफ ए फंक्शन। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात और सिंगल और वैल्यूड फंक्शन की बात। अब हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप रियल में और फर्स्ट ईयर में आपकी जो बुक है उनमें आप पढ़ चुके हो कि हम लिमिट की डेफिनेशन किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो जो हमारी लिमिट होगी वो भी किस में होगी, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में होगी, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, W बराबर F जेड। जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और W भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट एफ जेड बी डिफाइंड। तो आपकी जो लिमिट है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो मैंने जैसे कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन क्या है, एफ जेड है, ये हमारे पास कोई भी क्या है, एक रीजन है, इसमें एक पॉइंट जेड नॉट हम लेट करते हैं। जो पॉइंट जेड नॉट है और एक पॉइंट हमने क्या लिया, जेड लिया। तो जेड नॉट का डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है ऑफ जेड नॉट। तो जैसे हमारे ये रीजन क्या है, डी है, मतलब जेड है, इसमें से जब जेड नॉट को हम क्या करें, हटा दे, रिमूव कर दे, ठीक है। जब इसको हमने रिमूव कर दिया तो ये वाला एरिया तो क्या हो गया, हट जाएगा, किस में से, पूरे फंक्शन में से। तो यहाँ क्या बचेगा, जेड में से जेड नॉट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जेड माइनस जेड नॉट ये क्या कहलाता है, जब जेड नॉट को इसमें से हम हटा दे, रिमूव कर दे, ठीक है, तो जो बचा हुआ नेबरहुड है वो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो ये डेफिनेशन भी आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो कि डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है और नेबरहुड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, उसमें से मैंने 1/4 भाग हटाना है मुझे, तो मैं इस पूरी में से 1/4 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, नेबरहुड रहेगा। ये नेबरहुड ही क्या कहलाता है, जो हटाने के बाद 1/4 भाग को डिलीटेड नेबरहुड कहलाता है, ठीक है।
इसके बाद जो भी हमारा लिमिट की डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।